नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन एंड आई वेलकम यू बैक वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, RS शर्मा सर वाली बुक है ये। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो दो जो चैप्टर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी वी आर ऑन द थर्ड चैप्टर। द थर्ड चैप्टर का टाइटल इज टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो एक बार लेट अस सी कि व्हाट इज सोर्स। अगर मेरे को हिस्ट्री लिखनी है तो हिस्ट्री लिखने के लिए मेरे को कोई ना कोई सोर्स चाहिए। मेरे को कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं ये बता सकूं कि हाँ भाई आज से 100 साल 1000 साल पहले कोई चीज़ हुई थी। इट इज़ द सोर्स। ठीक है, अब वो सोर्स कैसा हो सकता है? वो सोर्स मेरे को लिखित रूप में मिल सकता है, मतलब इट कैन बी लिटरेरी सोर्स। किसी ने आज से 1000 साल पहले कोई बुक लिख दी, उसकी बात हो रही है। इसी तरह इट कैन बी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कि मैंने गड्ढा खोदा ज़मीन में और वहाँ से मेरे को कोई चीज़ मिल गई, जैसे कुछ पॉटरी मिल गई, या फिर मैंने ज़मीन में गड्ढा खोदा मेरे को कॉइन्स मिल गए, या फिर मुझे कोई मूर्ति मिल गई, स्टैचू। STATU, व्हाट इज़ द स्पेलिंग? ठीक, स्टैट्यूट तो नहीं लिख दिया मैंने, ये स्टैचू मिल गया, या फिर मुझे कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया। इंस्क्रिप्शन मिल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। ठीक, अब इन्हीं सोर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि भाई मेरे को पुराने ज़माने का कॉइन मिल गया तो उस कॉइन की मदद से मैंने किसी डायनेस्टी की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, या फिर उसकी हिस्ट्री को लिख दिया पूरा का पूरा, मतलब हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन कर दिया। मैंने हिस्ट्री बना दी यार पुराने सोर्स की मदद से। मैं हिस्ट्री ऐसे तो लिखूंगा, मैं गया किसी जगह पे, मैंने ज़मीन खोदी, गड्ढा खोदने के बाद मेरे को वहाँ पे किसी पुराने टाइम का मेरे को मिल गया कोई पॉट। ठीक है, ये है मान लो वो मटका। अब इस मटके को मैंने भेज दिया कहीं पे और वहाँ से मैंने पता लगवाया कि हाँ भाई ये मटका तो उस टाइम का है। या फिर मुझे कोई जानवर का अवशेष मिल गया, द रिमेनिंग्स ऑफ एनी, लेट अस अज्यूम रिमेनिंग्स ऑफ गोट, बकरी के अवशेष मिल गए, तो उसकी हड्डियां मैंने भिजवाई, वहां पे जाके उसकी कार्बन डेटिंग करवाई। कार्बन डेटिंग से मेरे को पता लगा कि ये तो आज से 3000 साल पुरानी है। उसकी बोन्स के स्ट्रक्चर से मेरे को पता लगा कि ये तो उस टाइम इसको डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। उसके बोन्स पे अगर किसी आदमी ने वो गोट को खाया है तो पता लगेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर इंसानों के दांतों के निशान है, तो उस टाइम गोट को ये लोग एज ए फूड भी यूज किया करते। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग अलग चीजें हैं और इन अलग अलग चीजों की मदद से हमने हिस्ट्री को क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से, और ये बहुत ज़रूरी है यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री एनसीईआरटी का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज़ लाइक बाइबल। इसी से मतलब ये आपका बेस बिल्ड करेगी ना, इससे पता लगेगा कि किस तरह वी आर गोइंग टू राइट द आंसर। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास आ गया कि मटेरियल रिमेन्स के ऊपर कुछ लिखो, तो तुमको इससे समझ में आएगा कि किस तरह से तुमको इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल डालना है और कहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करके कैसे ख़त्म करना है। ये पूरा का पूरा एक टाइप का आपका आंसर ही है एक हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है? एवरीवन इज़ विद मी। ठीक, अपने दिमाग में जो तुम्हारे चीज़ें चल रही हैं आलतू फालतू की, उससे हट के अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, किसी चीज़ के ख्यालों में, मैं तो ख्यालों में खोया रहता हूँ, दिल तो मेरा पागल है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, तो क्या कह रहा हूँ मैं कि मटेरियल रिमेन्स से हम लोग चालू करते हैं। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो नॉन सीरियस लोग हैं, जिनको ये चीज़ें नहीं देखनी, जिसको एक ना ही बुक से पढ़ने से मतलब है, ना ही कुछ करने से मतलब है, वो अपना टाइम आराम से रील्स देखें और मौज करें। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ भाई जिस आदमी को ज़ील है, ज़ील,
ज़ील, मैं उसको लास्ट तक लेके चलूँगा हाथ पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? मटेरियल रिमेन्स की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मटेरियल रिमेन्स। एंशियंट इंडिया के अंदर एंशियंट इंडियंस ने इन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमेन छोड़ा है। तो कैसे यार, आज से 1000 साल पहले कोई लोग रह रहे हैं, उन्होंने चीज़ों को यूज़ किया होगा और उनको फेंक दिया किसी चीज़ को। मतलब अगर हम जो जी रहे हैं आज की डेट में, आज से 1000 साल बाद आने वाली जनरेशन को भी तो हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो मटेरियल रिमेन है, हम भी हज़ारों चीज़ छोड़ के जाएंगे। जैसे स्टोन टेम्पल्स इन द साउथ इंडिया, ब्रिक की बनी हुई मोनेस्ट्रीज इन द ईस्टर्न इंडिया, आज भी दे आर देयर हैं, वो जो हमको दिखती हैं साफ साफ, जो विच रिमाइंड अस ऑफ द ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द पास्ट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तो हमको दिख रही हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे मंदिर बना के चले गए, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज बना के चले गए, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो दब गई नीचे ज़मीन में। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे घर के सामने आज रोड बन रहा है, तो ये रोड की पता नहीं कौन सी लेयर है, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने रोड बनवाया होगा आज से 10 साल पहले, वो इसके नीचे लेयर होगी। उससे पहले भी जो रोड की लेयर बनाई होगी वो इसके नीचे होगी। तो ऐसे करते करते अब हम लोग जो देखते हैं अपने आसपास में, हज़ारों साल में ऐसे लेयर्स बन जाती हैं किस चीज़ की, कि हाँ भाई एक जनरेशन रही, उसके बाद एक नई जनरेशन आई। जैसे तुम देखते होगे ना, जो पुराने घर हैं वो नीचे धंस जाते हैं, तो धंसते नहीं हैं, होता क्या है कि आसपास में और कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आसपास में रोड बन जाते हैं, तो वो आपको जो पुरानी वाली चीज़ें हैं वो नीचे धसी हुई दिखती हैं। तो जो मेजर पार्ट है ऑफ दीज रिमेन्स लाइज बरीड इन द माउंड्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। समझ में आई बात? जैसे मान लो कि मैं इस शहर में रह रहा हूँ और ये शहर दब गया, धीरे धीरे दब गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आज से 1000 साल बाद ये अभी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये रोड है, ये सब है। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी आएगी, मिट्टी डिपॉजिट होगी इधर उधर से आके। ठीक है, हम लोगों का खुद का डेबरी जमा होएगा, तो वो डेबरी जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, धीरे धीरे जमा हो गया। ठीक है, फिर आने वाले टाइम में और डेबरी आएगा, वो यूँ जमा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये डेबरी जमा होता जाएगा और ये पूरा का पूरा एक माउंड बन गया। इस माउंड के ऊपर एक नई जनरेशन आके उसने क्या किया, उसने अपने घर बना लिए। ठीक, अब ये नई जनरेशन भी धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, इसके ऊपर सारे के सारे दब जाएंगे। तो ऐसे करते करते देयर आर लेयर्स ऑफ द सेटलमेंट्स, कि पहले एक सेटलमेंट आया, उसके ऊपर नया सेटलमेंट बन गया, उसके ऊपर नया सेटलमेंट बन गया। तो मैं जब धरती खोदूंगा, वर्टिकली नीचे जाऊंगा, तो मेरे को पता लगेगा कि हाँ भाई देयर आर लेयर्स। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखेंगे हम इस चीज़ को कि नीचे जो है यहाँ पे जैसे बोन्स हैं, फिर स्टोन वॉल, फिर किसी मतलब लेयर्स बनी हुई है ना, सेटलमेंट्स की लेयर हैं। समझ रहे हो बात? देयर आर लेयर्स ऑफ सेटलमेंट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। तो क्या कह रहा है कि बट द मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स लाई बरीड इन द माउंड्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब माउंड की डेफिनेशन दे रखी है कि माउंड कुछ नहीं है, माउंड एक एलिवेटेड पोर्शन है ऑफ लैंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही बात मैं कर रहा था अभी तक। अब जो माउंड हैं ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। माउंड कैसे कैसे हो सकते हैं? सिंगल कल्चर का माउंड, मेजर कल्चर का माउंड और मल्टी कल्चर का माउंड। मैंने तुमको क्या बताया भाई, अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे थे इतनी देर से? मैंने आपसे ये कहा कि भाई, मैंने आपसे ये कहा कि लेट अस अज्यूम दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, ये बीच वाली सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। तो पहली लेयर में एक टाइप का कल्चर रह रहा है और नेक्स्ट लेयर में भी सेम टाइप का कल्चर आकर रहने लग गया, उससे नेक्स्ट लेयर में भी सेम टाइप के ही लोग आकर रहने लग गए। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ द कल्चर। ठीक, सिंगल टाइप का माउंड है ये, सिंगल कल्चर वाला माउंड है ये। लेकिन कई बार कैसे क्या होगा कि अगर ये लेयर्स बन रही हैं हैबिटेशन की अलग अलग, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ टाइम में एक कल्चर रहा है और माइनॉरिटी टाइम में कोई छोटे छोटे अलग अलग कल्चर्स आके उन्होंने अपना घर बसाया, अपने रहने लगे। तो उस टाइप के सेटलमेंट को क्या बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे उसको हम लोग मेजर कल्चर, मेजर कल्चर। लेकिन मल्टी कल्चर का मतलब क्या हुआ कि भाई इन अलग अलग हिस्ट्री की लेयर्स में बहुत सारे कल्चर्स आके रहे हैं अलग अलग टाइम में, इसको बोल दिया मैंने मल्टी कल्चर। अब पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि सिंगल कल्चर वाले जो माउंट्स हैं
वो मात्र एक ओनली वन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आउट। कुछ माउंट्स, सम माउंट्स रिप्रेजेंट ओनली पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब कि भाई उस टाइम में सिर्फ पेंटेड ग्रेवेयर वाले लोग रह रहे थे, मतलब पेंटेड ग्रे टाइप की पॉटरी यूज़ कर रहे थे वो। अब पेंटेड ग्रे पॉटरी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे हम। या फिर जैसे एक एक माउंट है जहाँ पे सिर्फ सातवाहन कल्चर रह रहा है, या फिर सिर्फ कुषाण कल्चर रह रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात। ये हो गया कौन सा, सिंगल कल्चर। फिर मेजर कल्चर माउंट, ऐसे माउंट्स होते हैं जहाँ पे वन कल्चर इज डोमिनेंट एंड अदर कल्चर्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं मल्टी कल्चर माउंट। मल्टी कल्चर माउंट रिप्रेजेंट करते हैं सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर्स को इन सक्सेशन। ठीक है, विच ओकेजनली ओवरलैप विद वन अनदर। जैसे रामायण और महाभारता, like the Ramayana and the Mahabharata, an excavated mound can be used for understanding of successive layer in material and other aspects of culture. इसको एक सेकेंड पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। I need some water. ठीक है, तो ये बात थी। अब मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई पहले तो ये देखो कि व्हाट इज पेंटेड ग्रेवेयर। इस टाइप की पोट्री को अपन बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा पेंट कर रखा है। आगे चल के हम लोग ओकरे कलर की पोट्री भी पढ़ेंगे। ओकरे कलर कैसा होता है, गेरुआ कलर। जो अपन लोग गुटखा खाते हैं तो लाल लाल रंग हो जाता है ना, जैसे अपने आज की डेट में घर में मटके होते हैं, घर अभी अभी नॉर्मल वाली पोट्री होती है, उसको बोलते हैं ओकरे कलर। ये पेंटेड ग्रेवेयर है। सातवाहन डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये है सातवाहनाज, जो ये ब्राउन वाला पार्ट है, इस जगह रूल कर रही थी सातवाहन डायनेस्टी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब आने वाले चैप्टर्स में। और ये है कनिष्क। ठीक, ये है कुषाण एम्पायर। तो कुषाण एम्पायर का राजा था कनिष्क। तो ये किस चीज़ की बात की अपन ने, पेंटेड ग्रेवेयर, सातवाहन, कनिष्क वाला। दीज वर द सिंगल माउंट, सिंगल कल्चर माउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा कि रामायण, लाइक द रामायण एंड महाभारता, एक एक्सकवेटेड जो माउंड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेसिव लेयर्स इन मटेरियल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। सही बात है, ये पूरा माउंड है, ये एक माउंड है। इसके ऊपर एक नई टाइप के लोग आकर रहने लग गए यहाँ पे। जैसे तुम और जैसे लेट अस अज्यूम कि भाई, लेट अस अज्यूम कि ये एक टाइम पीरियड है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में तुम और मैं रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज से 1000 साल बाद ये सब नीचे मिट्टी में दब जाएगा। उसके बाद एक नया कल्चर हमारे ऊपर रहने चालू कर देगा, मतलब तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे लंबे टाइम बाद। ठीक है, वो लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे ही एक नई लेयर और बन जाएगी, ऐसे ही नई लेयर और बन जाएगी। तो जब हम इस पूरी लेयर ऑफ माउंड्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे सक्सेसिव लेयर्स के अंदर मटेरियल और अदर जो कल्चर के एस्पेक्ट्स थे वो चेंज होते हैं, और उनको हम अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे, वो ऐसे ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक, अब ये कह रहा है कि माउंट जो है, एक टीला जो है, उसको हम लोग वर्टिकली भी एक्सकावेट कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी एक्सकावेट कर सकते हैं। हॉरिजेंटली तो देखो, वर्टिकली कैसे करोगे, तुम बाहर गए, ये तुम्हारे पास एक जगह है, तुम्हारे आज जैसे तुम तुम्हारे खेत में गए, ये तुम्हारे पास एक लैंड है, मैंने इसमें वर्टिकली ऐसे यहाँ से ड्रिल करना चालू किया। ठीक है, अब मैंने वर्टिकली जब ड्रिल कर दिया इसको, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, लेट अस अज्यूम। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। वर्टिकल कर दिया मैंने इसको, वर्टिकली मैंने इसको वो कर दिया, डिगिंग कर दी, नीचे गड्ढा खोद दिया वर्टिकली। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर्स आएंगी अलग अलग टाइम की। अब इन लेयर्स को मैं समझ सकता हूँ, या फिर मैं पूरे के पूरे खेत को ही खोद दूँ। ठीक, दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। दिस इज द वर्टिकल डिगिंग, दिस इज द वर्टिकल डिगिंग।
ये है देखो, जैसे कि तुमको पता लगा कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर में कोई रह रहा है, उससे नीचे वाली लेयर में कोई और रहा, उससे नीचे वाली लेयर में कोई और रहा। ये है वर्टिकल डिगिंग। लेकिन जब मैं हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करता हूँ, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिगिंग। कि भाई पूरे विस्तार में मैंने चारों तरफ डिगिंग कर दी और पूरी एक इकलौती सिविलाइजेशन की लेयर को मैंने निकाल लिया। अब हो सकता है कि इस हड़प्पन वाली सभ्यता की जो ये साइट है, इसको मैं और अगर ज़मीन के अंदर खोदूं तो हो सकता है कि कुछ नया निकल आए। समझ रहे हो? अगर मैं और ज़मीन के अंदर खोदूंगा तो उसको बोल देंगे वर्टिकल डिगिंग। ठीक है, अब मैंने ज़मीन के अंदर और नीचे खोदा और कोई मेरे को नई साइट मिल गई। अब उस पूरी साइट को अगर मैं उजागर कर दूं, उस पूरी साइट को अगर मैं एक्सकवेट कर दूं, तो उसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल डिगिंग। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैंने पूरी सिटी बाहर निकाल दी यार, ये दिस इज द होल सिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिगिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिगिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम आज जहाँ रह रहे हो उसके नीचे पूरी सिटी है, तुम्हारे शहर के नीचे पूरी एक पुरानी सिटी है, तो इट इज़ नॉट वाइएबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आज की डेट में भाई पूरी मुंबई को पूरा का पूरा डिग कर दूं और नीचे से एक नई शहर को निकालने में लग जाऊं। नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। तो इसलिए हम ये जानने के लिए कि कितनी लेयर्स पहले रही हैं या फिर कितने जनरेशन्स पहले रही हैं, कितने लोग रह चुके, कितने कल्चर पहले रह चुके, उसका एक नॉर्मल सा अंदाज़ा लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरली उसके लिए वर्टिकल एक्सकावेशन ही करते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। अमाउंट कैन बी एक्सकावेटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल एक्सकावेशन का मतलब होता है लेंथ वाइज डिगिंग, ताकि हम अनकवर कर सकें पीरियड वाइज सीक्वेंस ऑफ कल्चर। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ कन्फाइंड टू ए पार्ट ऑफ साइट। मतलब मैं मेरे पूरे खेत के अंदर अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि नीचे कौन से लोग रहे हैं, तो मैं कुछ किसी कोने में जाके थोड़ी सी जगह वर्टिकल डिगिंग कर दूंगा, मैं मेरे पूरे खेत को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सकावेशन करता हूँ तो इसका मतलब है डिगिंग द माउंड एज ए होल और मेजर पार्ट ऑफ इट। जब मैंने हॉरिजॉन्टल डिगिंग की, तो अगर मेरे को पूरा शहर निकालना है मेरे खेत के नीचे, मेरे को पूरा हड़प्पा निकालना है मेरे खेत के नीचे, तो उसके लिए मेरे को सब कुछ खोद कर डालना पड़ेगा यार। दिस मेथड में इनेबल द एक्सकावेटर। हॉरिजॉन्टल डिगिंग से क्या हो सकता है कि एक पूरी की पूरी जो साइट है उसका पूरा कल्चर हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इस जगह पे इन्होंने खेत बना रखे थे, इस जगह पे इनकी ग्रेनरी थी, इस जगह पे इनके कुएं थे, इस जगह पे इनके घर थे तो कैसे थे, अगर ये मंदिर यूज़ कर रहे थे तो कैसे मंदिर यूज़ कर रहे थे। तो ये हमको किससे समझ में आएगा, हॉरिजॉन्टल डिगिंग से समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो हमने वर्टिकली डिग की हैं, और इससे हमको क्या पता लग रहा है, एक गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता लग रहा है मटेरियल सीक्वेंस का, मटेरियल कल्चर का। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिगिंग जैसा कि मैंने बताया ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही फ्यू नंबर्स में मिलेंगी। with the result that excavations do not give us a full and even adequate picture of material life in many phases of ancient India। समझ में आ गई बात? अब हमने क्या कर रखा है, हमने इतनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिगिंग नहीं कर रखी, तो हमको उतनी ज़्यादा एडिक्वेट पिक्चर नहीं मिल पा रही है। विद द रिजल्ट दैट एक्सकवेशंस डू नॉट गिव अस एडिक्वेट पिक्चर ऑफ मटेरियल लाइफ। अब आता है, जो माउंट्स हमने एक्सकवेट कर लिए हैं, एंशियंट रिमेन्स जो हैं उनके, द एंशियंट रिमेन्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। अब देखो मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, फोकस। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने गड्ढा खोदा, अब उसके अंदर मेरे को कहीं पे किसी लेयर में मिला मेरे को पॉट, किसी लेयर में मेरे को मिला कुछ और, किसी लेयर में कुछ मिला और। ठीक है, अब नीचे जब मैंने ज़मीन को खोदा तो बहुत सी जगह पे क्लाइमेट के हिसाब से वो चीज़ प्रिजर्व रह गई, वो चीज़ हमें मिल रही है। लेकिन बहुत सी जगह पे जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्स क्लाइमेट वो चीज़ गल गई, वो चीज़ इरोड हो गई, वो चीज़ डिसइंटीग्रेट हो गई, वो चीज़ डिकम्पोज हो गई। जैसे जब हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ड्राई और एरिड क्लाइमेट है, तो मॉइस्चर नहीं है क्लाइमेट में, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो प्रिजर्व हैं। लेकिन अगर मैं किसी मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जाता हूँ
जैसे मिडल गंगेटिक प्लेन्स में और डेल्टा वाले रीजन्स के अंदर, तो इन जगहों पे जो आयरन वाली चीज़ें पुराने लोग यूज़ कर रहे थे तो वो क्या हो गई हैं, वो कोरोड हो गई, गल गई यार, उन पे जंग लग गया, ख़त्म हो गई। अगर मिट्टी के अंदर चीज़ें दबी रहेंगी और मिट्टी के अंदर पहले से क्या है, मॉइस्चर है, तो वो गल जाएगी ना, उस पर जंग लग लग के। इसी तरह अगर मैंने गंगा वाले एरिया में जहाँ पे मॉइस्चर है और मैंने मड के स्ट्रक्चर्स बनाए, मिट्टी के घर मैंने बनाए, तो अब जाहिर सी बात है वहाँ मॉइस्चर रहेगा तो वो सारे सारे घर गल जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ द बर्न्ट ब्रिक? आज की डेट में जो मैं मेरे दीवार के अंदर ईंटों का यूज़ कर रहा हूँ ना, वो है बर्न्ट ब्रिक्स। कि मैंने किसी भट्ठी में क्ले वाली चीज़ को डाला और उसको बाहर निकाला, जब वो क्ले वाली ईंट को मैंने जब बाहर निकाला तो वो लाल रंग की हो जाती है, इट बिकम्स ऑफ द ओक्रे कलर, और वो जल्दी से गलती नहीं है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो अगर इस टाइप की चीज़ अपने को मिलती है कहाँ पे, इन द एरियाज़ ऑफ द मॉइस्ट वाले एरियाज़ में, तो वो मॉइस्ट वाले एरियाज़ में भी प्रिजर्व्ड मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हमारे पास हैं। इट इज़ ओनली इन द फेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक स्ट्रक्चर या फिर स्टोन के स्ट्रक्चर दैट इम्प्रेसिव एंड लार्ज स्केल रिमेन्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड एलुवियल एरियाज। समझ में आ गई? तो मॉइस्ट और एलुवियल एरियाज में बर्न्ट ब्रिक के स्ट्रक्चर या फिर स्टोन के बने हुए स्ट्रक्चर ही हमको मिल रहे हैं। एक्सकवेशंस ने क्या किया है? एक्सकवेशंस हैव brought to light excavations have brought to the light the cities which the people established 2500 साल पहले, 2500 BC में। जब हमने खुदाई की तो हमको पता लगा कि 2500 BC के अंदर भी सिटीज़ थी भाई। कौन से एरियाज़ में? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और ये कौन सी सिटीज़ थी? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली सिटीज़ थी, जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। अभी साथ साथ में दे टेल अस अबाउट द मटेरियल कल्चर विच वॉज डेवलप्ड इन गंगेटिक प्लेन्स। सही बात है कि भाई क्या मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ मैं किसी कल्चर में, जब मैं खुदाई करूँगा तो मेरे को पता लगेगा। साथ साथ में द ले आउट ऑफ सेटलमेंट इन विच पीपल लिव्ड। सही बात है, यही तो मैं कह रहा था तुमको, जब मैंने हॉरिजेंटल डिगिंग की तो मेरे को पता लगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में 90 डिग्रीज पे रोड मिलते थे, 90 डिग्रीज पे। ठीक है, रोड्स के साथ साथ में ड्रेनेज थी, नालियाँ बनी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, घर बने हुए थे, मल्टी स्टोरेड घर थे। तो ये सब चीज़ें मेरे को पता लगती हैं। उनके पास अलग अलग टाइप की पोट्रीज थी, किस तरह का उनका घर था, किस टाइप का सीरियल यूज़ कर रहे थे, टाइप ऑफ टूल्स कौन से यूज़ कर रहे थे, एंड द इम्प्लीमेंट्स दे हैंडल। ये सारी चीज़ें हमको किससे पता लग रही हैं? एक्सकावेशन से पता लग रही हैं। लेकिन कुछ लोग, साउथ इंडिया के लोग, अपने जो उनके जब लोग मर जाया करते उनके साथ कुछ और चीज़ें भी दफनाया करते। अब जाहिर सी बात है, मैंने ज़मीन में कुछ चीज़ दफना रखी है। एक सेकंड। तो हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साउथ इंडिया में क्या था कि साउथ इंडिया में जो डेड, जो लोग मर जाया करते, उनकी कब्र खोदी जाया करती। सम पीपल इन साउथ इंडिया बरीड along with their dead their tools, weapons, pottery and other belongings in the graves। मतलब जो आदमी मर गया है उसकी ग्रेव में जो आदमी मरा है उसकी चीज़ें साथ में दफनाई जाएंगी। जैसे अगर कोई इंसान मरा है तो साथ में उसके कपड़े दफना दिए, उसके ज्वेलरी वगैरह दफना दी। ठीक है, ये चीज़ें साउथ इंडिया में किया करते। और जो एक ग्रेव बनी है इसके चारों तरफ लगा दिया करते पत्थर। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोला करते हैं लोग? ये कहते हैं दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली मेगालिथ। अब व्हाट इज मेगालिथ? कैसा स्ट्रक्चर होता है इसको आप देख लेते हैं एक बार। अभी एक सेकंड रुको। ये है, दिस इज द मेगालिथ। दिख रही है आपको? बीच में दिख रहा होगा कि हाँ भाई गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे के अंदर ही क्या किया करते? उसको दफना दिया करते, चारों तरफ पत्थर लगा दिया करते। मेगालिथ कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक, ये है मेगालिथ। तो आगे चलते हैं अब कि लेकिन कुछ मेगालिथ ऐसे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते। कि क्यों भाई ऐसा कैटेगरी में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनमें किसी को दफनाया नहीं जाया करता। वहाँ पे सिर्फ नॉर्मली ऐसे पत्थर खड़े कर दिया करता कि लो भाई ये मेगालिथ बन गई। समझ रहे हो? जैसे कि आज की डेट में मान लो जाके तुमने क्या किया, कुछ पत्थर खड़े कर दिए लगातार कहीं कहीं आपस में। ठीक है, और ये ऐसे ही नॉर्मली खड़े कर रखे तुमने, या फिर किसी रिचुअल के लिए खड़े कर रखे हैं। ठीक है, तो हर अलग अलग टाइप के मेगालिथ्स होते हैं। तो एक मेगालिथ तो वो हैं जिनमें अपन ने क्या किया है, ग्रेव खोद रखी है बीच में और ग्रेव में किसी को दफना रखा है। और एक वो हैं जो इस कैटेगरी के नहीं है।
जब हमने by digging them we have come to learn of the life which people lived in the Deccan from Iron Age onwards. ठीक है, जब हमने इसको खोदा तो पता लगा कि भाई आयरन एज, ये जो चीज़ें हैं जो मेगालिथ्स हैं ये आयरन एज के हैं. ठीक, आयरन एज मतलब जिस टाइम लोगों ने लोहा यूज़ करना चालू कर दिया था. तो आयरन एज के बाद में जैसे लोगों ने क्या क्या चीज़ें साथ में दफनाई अपने, समझ रहे हो, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ें यूज़ किया करते हैं. अब द साइंस, अब यहाँ पे क्या रखा है कि आर्कियोलॉजी का डेफिनेशन दे रखा है. आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे हमको ये पता लगता है कि गड्ढा खोदने के बाद, ज़मीन को खुदाई करने के बाद, उसकी सक्सेसिव लेयर्स की स्टडी करने के बाद कि लोगों की मटेरियल लाइफ कैसी थी. दिस इज़ आर्कियोलॉजी. फिर कहता है कि मटेरियल रिमेन्स रिकवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सकवेशन. जो मेरे को सामान मिला एक्सकवेशन करने के बाद, एक्सप्लोरेशन करने के बाद, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका करते हैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन. जाहिर सी बात है, करना ही पड़ेगा. कार्बन डेटिंग सबको पता है क्या होती है. एवरीवन नोज व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग. तो कार्बन डेटिंग के बारे में मुझे नहीं लगता किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, सारा बता रखा है कि यहाँ भाई कार्बन डेटिंग करके हम बता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, कोई चीज़ कितनी नई है. दिस इज ऑल कार्बन डेटिंग. ठीक, अब आगे चलते हैं. द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. अब उस टाइम का जो क्लाइमेट था उसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊंगा कि उस टाइम लोग कैसे क्लाइमेट में रह रहे थे, उस टाइम वेजिटेशन कैसी थी. तो इसकी स्टडी कैसे करेंगे हम लोग? एग्जामिनेशन करेंगे जो उस टाइम के प्लांट रेजिड्यूज हैं एंड पोलन एनालिसिस. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसका एनालिसिस करेंगे और फिर हमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये लोग कैसे प्लांट्स खा रहे थे, कैसा ये चीज़ें कर रहे थे. फिर इस बेसिस पे हमको पता लगा कि हाँ भाई लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे राजस्थान के अंदर और कश्मीर के अंदर 7000 से 6000 BC. व्हाट इज 7000 से 6000 BC? मतलब अभी हम लोग जी रहे हैं 2026 AD में और ये है ज़ीरो. मतलब ज़ीरो से अगर मैं इस तरफ जाऊंगा पीछे की तरफ तो ये आ जाएगा BC और ये है AD. ठीक, तो ये कह रहा है कि हाँ भाई 6000 से 7000 BC के अंदर राजस्थान और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था? राजस्थान और कश्मीर के अंदर हो रहा था एग्रीकल्चर. और ये हमको कैसे पता लगा? ये हमको पता लगा कि हमने क्या किया, हमने पोलन एनालिसिस किया, प्लांट रेजिड्यूज का उनको पढ़ा पता लगा. उसके बाद नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ मेटल, कि किस टाइप का मेटल यूज़ कर रहे हैं, कैसे आर्टिफैक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसको भी हम साइंटिफिकली पढ़ लेंगे. एज अ रिजल्ट द सोर्सेज, इसकी वजह से एज अ रिजल्ट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर मेटल्स वर ऑब्टेन्ड आर लोकेटेड एंड स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी आर आइडेंटिफाइड. अब मैंने देखा कि इतनी साल पहले कोई मेटल यूज़ हुआ है, मैंने उस मेटल को एनालाइज़ किया. एनालाइज करने के बाद पता लगा कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटी है और कैसी इम्प्योरिटी है. उस इम्प्योरिटी के बेसिस पर मैंने पता लगाया कि अच्छा इस मेटल का सोर्स जो है वो अफ़गानिस्तान से है. अफ़गानिस्तान से ट्रेड कर रहे थे इस ये इंडस वैली वाले. ठीक, उसके बाद मेरे को पता लगा कि यार इस मेटल के अंदर धीरे धीरे ये चेंज आए, इसकी प्योरिटी के अंदर कुछ बढ़िया, मतलब प्योरिटी बढ़ गई. तो पता लगा कि अच्छा ये लोग टेक्नोलॉजी भी इनकी बढ़िया हो रही थी. बस यही सब चीज़ है. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एग्जामिनेशन ऑफ द एनिमल बोन्स. एनिमल जब बोन्स को हम एग्जामाइन करते हैं, उस टाइम के जो एनिमल बोन्स मिली हैं हमको, तो पता लगता है कि ये एनिमल इसको डोमेस्टिकेट किया गया या फिर ये हमको ये भी मतलब एंड ऑल्सो इंडिकेट्स द यूज़ टू विच दे वर पुट, कि किस यूज़ के लिए एनिमल को यूज़ किया गया होगा. तो दिस इज़ इट. इस वाले सेशन में हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे. फिर अभी हम कॉइन्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.